क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा। हर वक्त क्यों सोचे कि कुछ बुरा होगा। बढ़ते रहे मंजिलों की तरफ, हमें कुछ मिले न मिले, पर तजुर्बा तो नया होगा। इसी सोच के साथ मैं आज का अपना प्रोग्राम स्टार्ट करती हूँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आपकी आवाज़। मेरा अगला क्वेश्चन है कि सरकार दावा कर रही है दोगुनी आय। दोगुनी आय का जो दावा है वो कहाँ तक कारगर है? मेरे हिसाब से ये बोलना कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, सबसे पहले ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। क्योंकि सभी किसानों की आय सेम नहीं है। बिहार में कुछ अलग आय एनुअल इनकम होती है उनकी, पंजाब में कुछ और होती है, मध्य प्रदेश में कुछ और होती है। अगर आप एक जनरलाइज स्टेटमेंट बोल देती हैं कि सभी किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ। बिकॉज आपको बताना चाहिए कि किसानों की आय इतनी हो जाएगी। आप बताइए कि भाई ये गेहूं वाले आय किसानों की आय इतने से इतनी हो जाएगी, तो पता चलेगा। ये दिस इटसेल्फ शोज दैट कि इसमें बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस नहीं किया गया है। ये हाई लेवल प्रेडिक्शन है, जो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और ना होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये मॉडल ऑलरेडी है, जैसे बिहार में है, तो वहां देखने को ऑलरेडी मिला है कि उससे नुकसान ही ज्यादा हुए हैं, फायदा नहीं हुआ है। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होऊंगा कि ये एक तथ्यात्मक कथन है। हाँ, जहाँ आपने बिहार की बात की, बिहार का मॉडल बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है उसका कि बिहार का मॉडल बहुत अच्छा चला, बट बिहार के किसानों की स्थिति बहुत ही खराब है। वो गरीबी में है, एमएसपी वहाँ ख़त्म हो चुकी है और वो उसके लिए अपनी फसल बेचने के लिए पंजाब और हरियाणा का रुख करते हैं, क्योंकि बिहार में उन्हें एमएसपी नहीं मिलती है। और सरकार कह रही है कि ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था, हम बिचौलियों और आड़तियों को बचाना चाहते हैं। सोनिया गांधी जी भी यही बोलती थी, बिचौलियों की बात करती थी। तो मैं आज मेरा सवाल ये है आपसे और पूरी जनता से कि सरकार बात करती है बिचौलियों की। भारत देश में मुझे सरकार ये बता दे कि बिचौलिए कहाँ नहीं है। यहाँ तो डेडिकेटेड बिचौलिए खुद गवर्नमेंट के एमएसपी के लिए बिचौलिए बिठाए गए हैं, बट एजुकेशन इंडस्ट्री में बिचौलिए हैं, रिटेल इंडस्ट्री में बिचौलिए हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बिचौलिए हैं, और सबसे ज्यादा बिचौलिए तो हेल्थ इंडस्ट्री में, जो पूरे हेल्थ सिस्टम को खराब करे हुए। सरकार की योजनाओं के लिए भी पेशेंट लाने के लिए डॉक्टर उनको कमीशन देता है। तो ये बिचौलिए सरकार वहां क्यों नहीं सोचती कि वहां खत्म करे? सिर्फ इस कोविड काल में किसानों को बिचौलियों से बचाना है, ये क्या उनकी ये सूझबूझ है? बिल्कुल सही बात है। ये बहुत अच्छा कोई तर्क नहीं है। आप उनको बिचौलिया बोल करके एक आउट ऑफ द लीग रखना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो एक सिस्टम का हिस्सा है, वो इको सिस्टम है। वहां पर वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उसके बदले में दे आर अर्निंग समथिंग। तो आप यू कैनॉट जस्ट से कि भाई ये बिचौलिए इनको हटाओ। उनकी लाइवलीहुड है वो, दे आर डूइंग समथिंग। अगर आप उनको सिंपली कट आउट कर देते हैं तो यू आर लूजिंग सो मेनी पीपल, यू आर लूजिंग सो मेनी जॉब्स, विच इज नॉट राइट। मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगी, मैं बिचौलियों के फेवर में नहीं हूँ, किसी के में भी नहीं हूँ, बट बिचौलिए हेल्थ इंडस्ट्री को तबाह करे हुए हैं इंडिया में, एजुकेशन इंडस्ट्री को कब तबाह करे हुए हैं। उनकी रोजी रोटी कई लोगों की उसी से चलती है। तो सरकार इन बिचौलियों के लिए कुछ एक्ट क्यों नहीं लाती है? एग्जैक्टली। सिर्फ किसान जब रो रहा है, चिल्ला रहा है, कोविड में इकोनॉमी डाउन है, लोगों के रोजगार की बात ना करके, इकोनॉमी को बढ़ाने की ना बात करके, देश में अस्थिरता फैल रही है, इसके लिए किसानों का आंदोलन चल रहा है और उसको बढ़ावा बोल रहे हैं खालिस्तानी और पाकिस्तानी और सीपीएम, कांग्रेस, ये सब, ये क्या है? बिल्कुल, ये इनको बिचौलिया ना बोल करके आपको बिचौलियों में, अगर उस प्रोसेस में प्रॉब्लम्स हैं तो उस प्रोसेस को इम्प्रूव करिए। आप सिंपली उस लेयर को कट करने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि आप इस नए मॉडल में भी एट द एंड बिचौलिए क्रिएट होंगे। इट्स ए इवन कॉर्पोरेट्स जब आएंगे तब भी नए लोग आएंगे, लेयर एक क्रिएट होगी जो बिचौलिए क्या काम ही करेगी। डायरेक्टली कॉर्पोरेट आकर के, जो मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी का सीईओ आकर के किसान से बात नहीं करने वाला। एट द एंड दे विल हायर दीज एजेंट्स। तो इवेंचुअली वही होने वाला है, वो नई लेयर क्रिएट होने वाली है। तो इट विल मेक नो डिफरेंस। क्योंकि ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है ये आड़तियों और बिचौलियों को खत्म करने के लिए है। दैट इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि बिचौलिए सरकार अब तक किसी भी इंडस्ट्री से खत्म नहीं कर पाई है, तो इस फार्म एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से कहां से खत्म कर देगी? नहीं, मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ। बार बार उनको एक शब्द जो बिचौलिया यूज करा जाता है वो एक गलत इंप्रेशन देता है।
अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री है तो उसमें इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, Yeah, बैंकिंग इंडस्ट्री there है तो are the बैंकिंग dedicated एजेंट्स agents. हैं, दोज आर एजेंट्स, दे आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज। अगर उसकी आवश्यकता नहीं है तो आप उस लेयर को खत्म कर दीजिए, जो कि कंपनीज कर देती हैं, अगर जरूरत है तो कम कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, जैसा है। बट आई डोंट थिंक दिस इज ए वेरी गुड आर्गुमेंट। क्योंकि आर्ग्यूमेंट यही चल रहा है कि यहाँ पर राजनीति हो रही है। मैं रवीश कुमार जी के शब्द उठाना चाहूंगी कि मीडिया को एक स्वतंत्र पत्रकारिता, एक निष्पक्ष पत्रकारिता करनी चाहिए, एक के पक्ष में नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ राजनीति हो रही है, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, सीपीएम आ रही है, कांग्रेस पार्टी आ रही है, राजनीति हो रही है। मैं सबसे पूछना चाहूंगी, जब जन लोकपाल का प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली में, तो वहां तब राजनीति नहीं हो रही थी? अन्ना हजारे जी के दल को ज्वाइन करने के लिए सुषमा स्वराज जी भी गई थी, अच्छे अच्छे विचारों को लेकर गई थी। किरण बेदी जी भी वहीं थी, बाबा रामदेव जी भी वहीं थे, कई दल के भिन्न भिन्न दलों के नेता वहां थे। और जन लोकपाल की बदौलत, वो जो प्रोटेस्ट चला उसकी बदौलत सरकार पलट गई, क्योंकि हर किसी के मन में यह था कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। आज वही बात राहुल गांधी जी के मन में। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब भाजपा के नेता ये करते हैं, किसी प्रोटेस्ट को ज्वाइन करते हैं, तो वहां राजनीति नहीं होती। जब कोई और दल के नेता उसको ज्वाइन करते हैं तो राजनीति का नाम क्यों मीडिया दे देता है? नहीं, ये तो हमेशा से होता आया है। जो भी पक्ष है और विपक्ष है वो एक दूसरे पे इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं। कोई भी सत्ता में रहा होगा, वो दूसरा आएगा तो उसे बोलेगा कि ये हमें आकर के परेशान कर रहा है, इसको नहीं आना चाहिए। ये नेचुरल सा प्रोसेस बना हुआ है, जो कि सही नहीं है। ये बोलना कि विपक्ष आकर के कुछ बोल रहा है, अब ये एक लोकतंत्र में ये बोलने का कोई औचित्य ही नहीं होता, क्योंकि विपक्ष का उद्देश्य ही ये है कि वो आकर के पक्ष में जो किया है, जो भी एक प्रोसेस या एक्ट बिल बनाए हैं, उनको काउंटर करे। अगर उनमें कमियां हैं तो उनकी कमियां निकाले। अगर आप ये बोल देते हैं नहीं, विपक्ष को बोलना ही नहीं है, तो कुछ रह ही नहीं गया। फिर तो एक सरकार फिर है, तो डेमोक्रेसी खत्म, डेमोक्रेसी का पर्पस ही खत्म हो गया। तो जब ये स्थिति तब आ रही है जब डिबेट संसद में होनी चाहिए, संसद में डिबेट नहीं होती और सड़क पर डिबेट होती है, तो ये स्थिति पैदा होती है। तो आज वो स्थिति आ गई है, किसान सड़क पर आ गए हैं, डिबेट सरकार से कर रहे हैं। अगर उनको कोई पार्टी सपोर्ट कर रही है तो इसमें मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं है। डेफिनेटली दे नीड सपोर्ट, क्योंकि विपक्ष का यही दायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई भी हेल्दी विपक्ष हो, कि अगर कुछ गलत हो रहा है और जरूरतमंदों को जरूरत है तो वो उसके साथ खड़ी हो, कंधे से कंधा मिलाकर चले, क्योंकि लोगों को लोगों की जरूरत होती है। अगर कोई किसान कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है तो वो किसान कहलाएगा, अगर कोई भाजपा का कार्यकर्ता किसान है तो वो किसान कहलाएगा, वो ये नहीं कहलाएगा कि ये पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले यही देखना चाहिए कि ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है, पॉलिटिकल आंदोलन नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी जस्ट सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है और ये होना भी चाहिए लोकतंत्र में। और ये अब से नहीं, पिछले 100 सालों से नारा लग रहा है, जय जवान जय किसान। तो देश की सुरक्षा जवान करते हैं, देश को अन्न किसान प्रदान करते हैं। तो अंत में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो सरकार को निकालना पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो फिलहाल के लिए किसानों की मांगें मान ली जाएं, इन एक्ट्स को रिपील कर लिया जाए, नए सिरे से फिर उनमें जो भी कमियां हैं उनको खत्म करके जितना भी समय लेकर के उचित एक्ट्स क्रिएट किए जाएं, जिससे सभी को लाभ हो, किसानों को लाभ हो। यही एक अंत में नरेंद्र सिंह तोमर जी बड़े ही जमीनी नेता हैं, हम जहां से बिलोंग करते हैं वहां से वो आते हैं। अंत में आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो बहुत छोटा हूँ उनको संदेश देने के लिए, लेकिन बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं वो, बहुत जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़े हुए हैं और 1 to 1 हर कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, बहुत कनेक्टेड हैं और लोगों की परेशानियों को बहुत अच्छे से समझते हैं। ये जो स्थिति बनी हुई है, आई एम श्योर ही इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस, बट फॉर सम रीजन इफ थिंग्स आर नॉट प्रोग्रेसिंग, आई होप ही विल bring this to a conclusion. That's all I can say at this point. मैं बस उनसे यही कहना चाहूंगी कि आप एक इतिहास
की रचना कर सकते हैं। अगर एमएसपी पर सहमति बनती है तो आप एक स्ट्रॉन्ग नियम बना दें कि प्राइवेट कंपनीज भी एमएसपी से नीचे पर फसल नहीं खरीदेंगी, क्योंकि आज के डेट में भी इंडिया में एमएसपी पर सिर्फ 6% किसानों की फसल खरीदी जा रही है, इससे ज्यादा का रेशियो नहीं है। तो मैं माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को यही बोलना चाहूंगी कि वो इतिहास की रचना रचे और किसानों के मुद्दे को सुलझाएं, क्योंकि हम और आप ठंड में 4 दिन नहीं रह सकते सड़कों पर, उन्हें 1 महीना होने को आ गया है। आज बहुत ही पीसफुल डे है, क्रिसमस का डे है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, और वो एक ऐसे नेता थे जिनकी इज्जत पक्ष भी विपक्ष भी हर कोई करता था, हर कोई हर डिसीजन में उनका साथ चाहता था, साथ मांगता था। आप उन्हीं के उत्तराधिकारी हैं, तो आप ये मिसाल पेश कीजिए और किसानों को इस आंदोलन से मुक्ति दिलाइए। जी बिल्कुल।